चलिए, तो आपका सेट चल रहा है। आज कौन सा सेट होगा? कॉमन पेपर का सेट नंबर 12। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कई बार बना चुके हैं और बहुत बार आपको डिस्कशन में भी इसका हम बता चुके हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? ठीक है, तो बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार, ये शायद हम कल के डिस्कशन में भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताए थे। भारत की स्थिति क्या है इसको बताया गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 8 डिग्री 2 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 64 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 42 डिग्री 7 मिनट दक्षिणी अक्षांश। क्या होगा? भारत जो है ये किस गोलार्ध में? सबसे पहले किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से आपका स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में जो आपका अक्षांश है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, दो चीजें होती है, दो चीजें आपका होता है। तो पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। कितना से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, ये भारत के मुख्य भूमिका है। जैसे हमारा भारत है, ये हमारा भारत हुआ। ठीक है, यहाँ जो इसका ये मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है ये वहां का है। लेकिन अगर हम पूरा भारत लेंगे जिसमें कि इस साइड लक्षद्वीप वाला हिस्सा और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी होगा, तो इसका जो होगा पूरे भारत का कितना होगा? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना होगा? 6 डिग्री 4 मिनट होगा। तो अगर हम संपूर्ण भारत का लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी बिंदु तो उतना ही रहेगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, हाँ देशांतरीय विस्तार बिल्कुल सही है। कितना? बिल्कुल 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। ठीक है, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखिए याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो सेम टू सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए आपको हम बताते हैं। याद रखना है 84 376। ठीक है, 84 376। ठीक है, और उसके बाद 687 97 25। मोबाइल नंबर आपको याद रहता है ना? मोबाइल नंबर याद रहता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, और फिर याद कर लीजिएगा क्या? 84 376। ठीक है, 687 97 25 है ना? 84 376 687 97 25। अब यहाँ पे डिग्री मिनट डिग्री मिनट डिग्री मिनट डिग्री मिनट लगा देंगे और इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर दोनों हो गया। अच्छा, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263। 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है। और पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान हमारे इंडिया का पूरे विश्व में है। क्लियर है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो गया। ये सॉरी बी, हाँ बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए, जब ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। बताइए कौन सा कथन गलत होगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात की गई है। चलिए, पहला क्या है? इसके पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय है। दार्जिलिंग और सिक्किम, ठीक है, भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय है, गलत है। यह
यहाँ पे तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही है आपका। फिर तीसरा है, इस क्षेत्र के पर्वत में भोटिया जनजाति का निवास है। ठीक है, इस क्षेत्र के पर्वत में भोटिया जनजाति का निवास है, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 गलत है। चलिए देखते हैं, जैसे कि इंडिया का मैप। ठीक है, पहले हम इंडिया का मैप लेते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम, दार्जिलिंग आपका और सिक्किम कहाँ पे? यहाँ पे आएगा, है ना, इस इलाके में आएगा सिक्किम वाला, यहाँ पे दार्जिलिंग आपका यहीं पे पड़ेगा। तो ये जो नदी है, नदी सबसे पहले देखते हैं कैसे बहती है। हिमालय को बांटा जो गया है 4 हिस्सों में, सतलज, सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, सतलज, काली, काली, तीस्ता, काली, तीस्ता और तीस्ता दिहांग। ठीक है, सिंधु यहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु, ये आपका सतलज, सिंधु, सतलज, सतलज, काली, सतलज, काली, काली, तीस्ता, तीस्ता दिहांग, तीस्ता दिहांग। ठीक है, तो ये जो बांटा गया है इसमें आपका दार्जिलिंग और सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ से तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है, ये बात सही है। लेकिन भोटिया प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, ये गलत है। ये आपके इस इलाके में पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले हिस्से में पाए जाएंगे। पश्चिम में भूटान है, पश्चिम में भूटान है, ये भी गलत है आपका। सिक्किम अगर यहाँ पे है तो इसके पूरब में ना भूटान है, पश्चिम में भूटान कहाँ से आएगा? पश्चिम में कौन आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपका कि पूर्व में क्या था? पूर्व में नेपाल हिमालय है, तो बिल्कुल गलत है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ये और ये क्या हुआ? गलत हुआ। आपको मैप दिखा दिए, भूटान हिमालय, भूटान हिमालय ये आपका क्या होगा? पूरब में हो जाएगा, और पश्चिम में नेपाल हिमालय हो जाएगा, जो कि यहाँ पे उल्टा दिया है। तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, ये बात बिल्कुल सही है, हम आपको दिखाए तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र के पर्वत में भोटिया जनजाति का निवास है, ये भी गलत है। तो गलत कौन सा हो गया? 1 और 3 आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। गंगा नदी का सहायक नदियों के मिलने के क्रम के अनुसार पूरब से पश्चिम की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, सहायक नदी जो गंगा की है पूरब से पश्चिम किस तरह से मिलती है, उसका क्रम आपको देना है। महानंदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? आंसर कीजिए। सबसे पहले क्या? पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में कौन सी? महानंदा नदी, सबसे पूरब में महानंदा है। फिर कौन सी है? फिर आपकी कोसी, कोसी मिलेगी। चलिए देखते हैं, पहले कौन सी? पहले है पूरब की तरफ से महानंदा, फिर आपको कोसी मिलेगी, उसके बाद घाघरा जो छपरा के पास गंगा से मिलती है, फिर है गंडक, गंडक, कोसी के बाद गंडक, और गंडक के बाद घाघरा। ठीक है, देखिए मैप में भी देखिए, महानंदा, महानंदा है ना, महानंदा जो सबसे पूरब में मिलती है, सबसे पूर्वी हिस्से में गंगा से मिलती है। चलिए उसके बाद कोसी नदी, कोसी नदी है। ठीक है, और कमला जो कोसी में ही मिलती है, बागमती है, फिर बूढ़ी गंडक है, ये आपकी बूढ़ी गंडक है, गंडक है, घाघरा है ना, और घाघरा सबसे पश्चिम में, घाघरा जो है ये आपकी सबसे पश्चिम में मिलती है। पूरब की तरफ से कौन मिली? महानंदा मिली, और घाघरा आपकी सबसे पश्चिम की तरफ से मिलेगी। ठीक है, चलिए कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक। और दक्षिण की तरफ से अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी? सोन नदी। दक्षिण बिहार से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी मिलती है, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पास से निकलती है। अजय, अजय नदी भी कहाँ से? दक्षिण बिहार की ही नदियां हैं अजय नदी भी। ठीक है, पुनपुन भी, पुनपुन भी कहाँ? दक्षिण बिहार की ही
नदियां पुनपुन भी है, ये सब आपकी दक्षिण बिहार की नदियां हैं। क्यूल, पुनपुन, अजय, सोन, ये सब दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो यहां से क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन देखिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे पूर्वी में देखें कौन सा मिलता है, सबसे पूरब में महानंदा, सबसे पश्चिम में घाघरा नदी, घाघरा नदी जो आप देखें मिलती है सबसे लास्ट में। कोसी, जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियां कौन सी है, कोसी नदी है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 4 3 2, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, 1 4 3 2। ठीक है, अगर गंगा नदी की बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां पर प्रवेश करती है, बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो चौसा के पास से प्रवेश करती है और भोजपुर और सारण के बीच, भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जाती है। सबसे ज्यादा दूरी, सबसे सर्वाधिक दूरी किस डिस्ट्रिक्ट से तय करती है, तो सर्वाधिक दूरी जो है ये पटना से तय करती है, पटना में तय करती है। सर्वाधिक दूरी कहां पे, पटना में। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पटना के पास तय करती है। कितना, 99 किलोमीटर का। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 114, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा क्यों नहीं होती है। ठीक है, ये बताना है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा क्यों नहीं होती है। वर्षा ऋतु में क्यों नहीं होता है तमिलनाडु के तट पे वर्षा। भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, ये सब कई दफा लिखवा चुके हैं, आपको कई दफा लिखवा चुके हैं। चलिए देखते हैं। आपका जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको यहीं से बता देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है ना, और इस साइड क्या है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी बटी हुई है, क्योंकि सारी नदियों का ढाल जो है, सारी नहीं मतलब लगभग नदियों का ढाल जो है वो बंगाल की खाड़ी के तरफ ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। कौन सी, दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की बात की जा रही है। केरल में जो मानसून का प्रवेश होता है, जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है, तो दो हिस्सों में बढ़ती है। एक इस साइड अरब सागर वाली शाखा और एक इस तरफ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा प्रवेश करती है। 80% वर्षा अरब सागर वाली शाखा से और 20% वर्षा आपका किससे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। ठीक है, अब ये जो अरब सागर वाली शाखा है, ये जब जाती है, यहाँ पे है केरल राज्य। कौन सा है, केरल राज्य है। तो यहाँ पे केरल के तट पे टकराती है और यहाँ पे वर्षा करवाती है। ठीक है, और सबसे पहले तो जून के प्रथम सप्ताह में यहीं पर मानसून का प्रवेश होता है, यहीं से बारिश करवाती है। उसके बाद अरब सागर वाली जो शाखाएं हैं वो सब किससे टकराती है, इससे टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पे बारिश करवाती है। ठीक है, लेकिन पश्चिमी घाट इतना ऊंचा है कि पश्चिमी घाट को पार करके इस साइड हवा आ ही नहीं पाती है, पश्चिमी घाट को पार कर ही नहीं पाती है। तो इस साइड हवा कहां से आएगी, इस साइड हवा नहीं आती है। और यहीं पर आपका तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु आपका यहीं पर है। तो ये क्षेत्र आपका कहला जाता है वृष्टि छाया का क्षेत्र। कौन सा, वृष्टि छाया का क्षेत्र। यही वजह है कि वृष्टि छाया के क्षेत्र में मानसून में वर्षा नहीं होता है। ठीक है, जिस समय मानसून प्रवेश कर रहा होता है उस समय वृष्टि छाया के क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता, बस यही रीजन है। ठीक है, चलिए
तो देखिए कब नहीं होता। अच्छा, तमिलनाडु के तट पे तब वर्षा होती कब है? तो ये होती है लौटते मानसून से। कब होती है? लौटती मानसून से होती है। लौटती मानसून से तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा के वृष्टि प्रदेश में तमिलनाडु स्थित है, इसीलिए वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पे बारिश नहीं होती है। तो आंसर क्या हुआ? 4 का बी सही आंसर हो गया, 4 का बी। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी हम आपको बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, बताइए क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? चलिए, अभी तुरंत बताए हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये जो है आगे चलकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब मैप वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं। एक कौन सी है? अरब सागर वाली शाखा, एक अरब सागर वाली शाखा। दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक है, 80%। अच्छा, एक तो सर्वाधिक इससे होता ही है, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से तो होता ही है। ठीक है, इसमें भी ये जो 2 शाखा में बटेगी, तो इसके 80% वर्षा कहां से होगा? इसका 80% वर्षा अरब सागर से, और 20% वर्षा किससे होगा? बंगाल की खाड़ी में। अब ये अरब सागर वाली भी जो शाखा है, अरब सागर वाली भी शाखा, ठीक है, ये भी आगे जाकर 3 हिस्सों में आपकी बढ़ जाती है, आगे जाकर 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। अच्छा हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा, सॉरी, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा हो जाएगा। ठीक है, और अरब सागर वाली शाखा से 65% वर्षा होगा। ये यहाँ पे गलती से लिखा गया, ठीक है, या ये यहाँ पर गलती से हो गया। यहाँ अरब सागर वाली शाखा से कितना? 65% वर्षा अरब सागर वाली शाखा से, और इससे 35% वर्षा हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अरब सागर वाली जो शाखा है, ये फिर आगे जाकर कई हिस्सों में बढ़ जाता है, 3 हिस्सों में। एक जो अरावली को पार करके सीधे ऊपर चले जाता है दिल्ली के पास, ठीक है, और उससे राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली के ये अरावली पर्वत को जब पार कर रही होती है तो अरावली पर्वत उसके समानांतर पड़ता है, यही वजह है राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी शाखा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती है, और तीसरी पश्चिमी घाट से टकराकर बारिश करती है, तीसरी पश्चिमी घाट से टकरा के बारिश करती है। तो अरब सागर की शाखा 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सी। 115 का क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 116। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जल क्षेत्र अलग करता है? कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, ये बताना है। ग्यारह डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अच्छा, कुछ और चैनल है, जैसे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, और 11 डिग्री चैनल है। ठीक है, चैनल याद है आपको या लिखवाना होगा? चलिए देखते हैं कौन कौन चैनल बोले। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री है, 11 डिग्री है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच में। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे? मालदीव और मिनिकाय के बीच में, मालदीव और मिनिकाय के बीच में स्थित है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और कवारती के बीच में, मिनिकाय और किसके बीच में? कवारती के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। 11 डिग्री चैनल की बात करें तो अमीनी द्वीप और कोन्ना नोरे द्वीप के बीच में है। अमीनी द्वीप और कोन्ना नोरे द्वीप के बीच में है, कोन्ना नोरे द्वीप के बीच में 11 डिग्री
चैनल आपका है। और अंडमान सागर की बात करें तो ये भी अंडमान और निकोबार के बीच में ही है। यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ने आपको इसलिए बोले थे क्योंकि देखिए अगर चैनल बोलता तो क्या होता, 10 डिग्री चैनल होता, क्योंकि ये भी तो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में ही स्थित है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार हो जाता। लेकिन यहाँ जल क्षेत्र है तो अंडमान सागर जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके साथ ही पाक स्टेट कहाँ है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट ये कहां पर है, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका। भारत का कौन सा राज्य, तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु। जीरो लाइन कहाँ है, चलिए, तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका। उसके अलावा जीरो लाइन ये कहा, भारत और बांग्लादेश, जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। भारत का कौन सा स्टेट, त्रिपुरा, भारत का कौन सा स्टेट, त्रिपुरा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया, सी। क्लियर है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, हेल, टाटा स्टील, सेल, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार उपलब्ध करवाती है, ये बताना है, ठीक है। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सेल की स्थापना कब हुई, 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना की गई थी। सेल का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना की गई थी, ठीक है। हाँ, सेल ही है जो बाजार उपलब्ध करवाता है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। सेल की जब स्थापना की गई थी तो इसमें जितने भी उस समय छोटे छोटे इस्पात उद्योग थे, मतलब कई सारे इस्पात उद्योग को मिलाकर सेल की स्थापना की गई थी और उसका नाम रखा गया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम रखा गया था, ठीक है। जिसमें विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, ठीक है, भिलाई था, दुर्गापुर था, बोकारो था, राउरकेला था, ये सबको मिलाकर सेल की स्थापना की गई थी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 118। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो ट्यूबवेल से होता ही है, उसके बाद किससे होता है, उसके बाद नहर से होता है, फिर कुआं से, फिर तालाब से। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होता है, नलकूप जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा नलकूप से होता है, उसके बाद नहर से होता है, ठीक है, कुआं से होता है और उसके बाद तालाब से होता है, तालाब से, ठीक है। अब नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई आपकी यूपी में होती है। कहाँ पे, यूपी में। नहर से पंजाब और हरियाणा। कुआं से कहानी खत्म, कुआं से कहाँ, गुजरात में होती है। और तालाब की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे तालाब, ये कुआं मिटा ना, कुआं, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से कहाँ होती है, अब बताइए कहाँ, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, 118 का सी सही आंसर हो गया। नलकूप से यूपी में, नहर से पंजाब और हरियाणा में, कुआं से गुजरात राजस्थान में, तालाब से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले हिस्सों में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, ये बताना है। यानी भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है जिससे कि टाइम का निर्धारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो ग्रीनविच समय से, ठीक है, ग्रीनविच समय से कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। चलिए, भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरता है, मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। कितने राज्य से, 5 राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से गुजरता है। हाँ, आंसर कीजिए, 5 राज्य कौन कौन है वो भी बता दीजिए। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लिख दें, लिख लीजिए, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। तो अब इसका आंसर बता दीजिए। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन, इंग्लैंड आपका यूके। कहाँ पे हो जाएगा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में सबसे कम है, -0.6 है, ठीक है। नागालैंड में ऋणात्मक है, सबसे कम है, इतना कम है कि यहाँ पे निगेटिव में चले गया है, यानी ऋणात्मक में चले गया है। और कितना है? -0.6, कितना है? -0.6% यहाँ का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है, कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे? बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? जनसंख्या वृद्धि दर है कितना भारत का? 17.7%। घनत्व 382। घनत्व कितना? घनत्व हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वृद्धि दर कितना? 17.7% हो जाएगा, 17.7% हो जाएगा। लिंगानुपात का भी डाटा आप लिख सकते हैं। लिंगानुपात कितना है? 943 है, सबसे ज्यादा केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। लिंगानुपात भी लिख लेंगे, लिंगानुपात, ठीक है, कितना? 943 है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? ज्यादा आपका हो जाएगा, ज्यादा कहाँ पे? तो केरल में। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। कम कहाँ? हरियाणा में कम होगा, ठीक है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 121, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? उत्तर पश्चिम भारत की बात की जा रही है, वहां पे शीतकालीन वर्षा जो है किस चक्रवात की वजह से होता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, एक से अधिक। तो ये भूमध्य सागर की वजह से होता है। भूमध्य सागर में जो चक्रवात आता है उसी के वजह से उत्तर पश्चिम भारत जो है, उत्तर पश्चिम भारत का जो इलाका है, जिसमें आपका राजस्थान में जिस वर्षा को मावट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजस्थान में इसी वर्षा को मावट बोला जाता है, ठीक है, राजस्थान में मावट बोला जाता है। तो ये जो वर्षा है भूमध्य सागर हवा के वजह से होती है, वहां जो चक्रवात उठते हैं उसकी वजह से होती है। तो आंसर क्या हुआ? 121 का बी सही आंसर हो गया। बाकी शीतकाल में भारत में वर्षा कहाँ होती है? शीतकाल में भारत में वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो 2 जगह होता है, 2 रीजन से होता है। एक आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है और दूसरा आपका लौटती मानसून की वजह से होता है। लौटती मानसून की वजह से तमिलनाडु के तट पर होता है। और पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो उत्तर पश्चिम
राजस्थान वाला इलाका, उत्तर पश्चिम राजस्थान वाला इलाका, पंजाब और हरियाणा वाला इलाका, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपका शीतकाल में वर्षा होता है। हाँ, और इसी वर्षा को राजस्थान में क्या बोलते हैं, मावठ बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, माउंट थुलियर है, माउंट डिओबली है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अंडमान और निकोबार वाले में अधिक ऊंचाई किसका है? तो अधिक ऊंचाई वाली जो है वो सैडल पीक है, जो कि आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में है। माउंट डिओबली मध्य अंडमान में है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। ठीक है, माउंट थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। लिख लेंगे। सैडल पीक कहाँ है ये पूछता है, कौन सा कहाँ पे स्थित है ये भी पूछता है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, माउंट डिओबली आपका मध्य अंडमान में है, मध्य अंडमान में स्थित है, मध्य अंडमान में है। और माउंट थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अलावा आपका माउंट कोयाबो है, माउंट हैरियट है, माउंट कोयाबो और माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट और माउंट कोयाबो आपका दक्षिणी अंडमान में, माउंट कोयाबो, माउंट कोयाबो, ठीक है, कोयाबो ये आपका दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और कौन सा है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट ये भी कहाँ पे है? अंडमान में ही स्थित है, माउंट हैरियट। ठीक है, ये भी अंडमान में ही स्थित है। आंसर क्या होगा? सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक, सैडल पीक सबसे ऊंचा चोटी आपका हो जाएगा, जो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडमान निकोबार में ही नारकोंदम द्वीप है। कौन सा है? नारकोंदम द्वीप। ठीक है, नारकोंदम ज्वालामुखी, नारकोंदम ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप ये भी अंडमान निकोबार में ही आपका स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप ही है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई? 1987, 1992, 1995। कब की गई है राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 123। वन संरक्षण अधिनियम कब का? यहाँ पे 3-4 अधिनियम लिख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो अधिनियम लिख लेंगे। जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972 का है। लिखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972 का। ठीक है, वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986 में। ठीक है, और फिर 2002 में आपका जैव विविधता है, 2002 में आपका जैव विविधता, उसको भी लिख लीजिए, जैव विविधता, जैव विविधता 2002। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा? 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मिट्टी है और राज्य है, कौन सा मिट्टी किस राज्य में? जलोढ़ मिट्टी यूपी में, बिल्कुल सही है। रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र में,
सही है। राजस्थान, महाराष्ट्र, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब में रेगुलर मिट्टी। लेटेराइट पंजाब, ये आपका गलत है। लेटेराइट जो है मुख्यतः दक्षिण भारत की मिट्टी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की मिट्टी है। दक्षिण भारत में कौन सा स्टेट आता है? तमिलनाडु, जिसमें हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में होगा, ओडिशा में है, ठीक है। उसके अलावा केरल में भी मिलेगा, कुछ हिस्सों में आपको कर्नाटक में भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस सब के अलावा असम में पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो असम में भी मिलेगा, जिसमें कि चाय की खेती की जाती है। लेटेराइट मृदा में की ही जाती है कहवा की खेती, चाय की खेती, ठीक है। काजू हो गया, उसके अलावा आपका काजू हो गया, नारियल हो गया, नारियल हो गया। इस सब की खेती किस में की जाती है? लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। अगर बात करेंगे रेगुर मिट्टी की, तो इसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी बोलते हैं, या इसी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसी में आपका क्या होता है? कपास की खेती की जाती है। सर्वाधिक कहाँ पर? सर्वाधिक गुजरात में। सर्वाधिक कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। वो भी एक पॉइंट लिख ही ले, काला रंग क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के वजह से इसका रंग क्या होता है? काला होता है, ठीक है। चलिए, अब है जलोढ़ मृदा। कौन सा है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जल के निक्षेप से बनने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत के सर्वाधिक हिस्सों में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। बिहार में भी सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा ही। भारत में लगभग कितने परसेंट? 40 से 45 आप देखेंगे तो 40% या 43% एवरेज आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं की बात की गई है? नहीं है आपका लेटेराइट, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। भारत में मैग्नीज का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। मैग्नीज का उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। मैग्नीज, चलिए ओडिशा को अगर देखते हैं तो ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा और लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका कौन सा हो जाएगा? तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किया जाता है। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में। टीन का उत्पादन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। टीन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कोयला की बात करेंगे। कोयला का उत्पादन भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे? झारखंड में कोयले का है, ठीक है। और उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। और मैग्नीज उत्पादन की बात यहाँ पे की गई है तो मैग्नीज भी आपका सबसे ज्यादा कहाँ होगा? मध्य प्रदेश ही होगा। मैग्नीज कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। बाकी अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 72% अभ्रक अकेले आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है। 125 का आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया, मैग्नीज मध्य प्रदेश। देखिए मैग्नीज का अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे तो बहुत जगह आपको ओडिशा भी नजर आएगा, ठीक है। ओडिशा भी नजर आएगा, लेकिन इसके जब वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे आपको मध्य प्रदेश ही मिलेगा, ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। भारत का वन्य जीव संस्था अवस्थित है कहाँ पर? अल्मोड़ा में, देहरादून में, भोपाल में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं? कहाँ पर स्थित है ये बताना है। वन्य जीव संस्था की बात करें तो कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, वन्य जीव संस्था की बात करें तो कहाँ है? देहरादून में है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय, आपका सर्वेक्षण विभाग का भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, भारतीय भूभौतिक संस्था की बात करें तो भारतीय भूभौतिक संस्था आपका हैदराबाद में है। भूभौतिक अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है। ठीक है, इसके अलावा आपका भवन निर्माण रुड़की में है, लिख लेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? रुड़की में है। ठीक है, भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे? हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा भी है, जैसे आपका नारियल कासरगोड हो जाएगा। ठीक है, समुद्री विज्ञान केंद्र पणजी हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु हो जाएगा, लिख लीजिए इसको भी। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो वो है आपकी अफ्रीका। कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी, जिसका पुराना नाम जायरे नदी था। ठीक है, कांगो या जायरे नदी जो है दो बार उसको काटती है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा की बात करें तो माही नदी, कौन सी नदी है? माही नदी है, जो उसे कितनी बार? 2 बार काटती है। उसके बाद मकर रेखा की बात करें तो लिम्पाम्पो नदी है, जो 2 बार काटती है। तीनों लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमध्य रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो या जायरे नदी दोनों लिख लेंगे। एक ही नदी का नाम है, जायरे पुराना नाम है, कांगो नया नाम है। ठीक है, कांगो या जायरे नदी है, जो 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा को माही नदी, कर्क रेखा को कौन सी? माही नदी है, जो 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोम्पे नदी है, जो 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? लिम्पोम्पे नदी है, जो 2 बार काटती है। ये डाटा याद रखना है। भूमध्य रेखा पर कितना देश है? 13 देश है। भूमध्य रेखा पर 13 है, कर्क पर 18 है, मकर रेखा पर 10 देश है। 10 देश है, यहाँ 18 देश है और यहाँ 13 देश है। देशों की संख्या भूमध्य रेखा पर 13 देश है, कर्क रेखा पर 18 देश है और मकर रेखा पर 10 देश स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को 2 हिस्सों में बांटते हुए गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। चलिए, आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 128। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे है, जापान है, ब्रिटेन है, एक से अधिक है। तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। इसके साथ बताइए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे? सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, और सबसे बाद में, सबसे अंत में कहाँ होता है? जो पश्चिमी है, गुजरात में आपका होता है। और यही रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटा लेट से सूर्योदय होता है। गुजरात में 2 घंटा देरी से सूर्योदय होता है। 2 घंटा देरी से सूर्योदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम 15 डिग्री जाएंगे तो कितना?
1 घंटा देर होगा और भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना का? 30 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री में 1 घंटा तो 30 डिग्री में 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी सूर्योदय जो होता है सूर्योदय जो होता है आपका, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सूर्य की किरण जो आपकी पड़ती है गुजरात में, तो दोनों के बीच सूर्योदय में लगभग कितना 2 घंटा का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर 15 डिग्री का अंतर होता है तो 1 घंटा, 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटा टाइम आगे जाता है। यहाँ 30 डिग्री का अंतर है तो कितना जाएगा? 15 दूनी 30, तो 2 घंटा आगे जाएगा। यही रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्योदय का अंतर है 2 घंटा का होता है, यानी गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। क्लियर है? आगे चलिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित देशों में किसे त्वरित झंझावात थंडर बोल्ट वाला देश कहा जाता है? तो वो भूटान को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा आपका भूकंप आते रहता है। ठीक है, तो त्वरित झंझावात या थंडर बोल्ट वाला देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ए, ठीक है, ए 129 का ए आपका सही आंसर हो गया। त्वरित झंझावात, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, थंडर ड्रैगन की भूमि भी बोला जाता है इसको। थंडर ड्रैगन की भूमि, थंडर ड्रैगन की भूमि भी, ठीक है, इसी को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी किसको? भूटान को ही कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट, ये कुछ उपनाम है देश का। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है। विश्व का छत पामीर के पठार को, विश्व का छत किसे? पामीर के पठार को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। विश्व की छत पामीर के पठार को बोला जाता है, पामीर के पठार को। अब आंसर दीजिए कि संसार की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? यानी रोटी भंडार कौन कहलाता है? संसार का रोटी भंडार। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, संसार का रोटी भंडार किसे कहते हैं? किस एरिया को संसार का रोटी भंडार बोला जाता है? रोटी भंडार। ठीक है, चलिए 129 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, मंगल है, कौन है सूर्य से निकटतम ग्रह? कई दफा आपको हम बताए हुए हैं, क्या बताए हैं? ये बताए हैं कि केंद्र में यहाँ पे सूर्य है तो लाल ले लेते हैं। उसके बाद बुध, सूर्य के बाद कौन है? बुध है, जो कि सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, बुध के बाद शुक्र है, जिसे पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, ये चीजें कई दफा हो चुकी है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह बताने का जरूरत नहीं है, बहुत बार हो चुका। आगे चलिए, बुध सबसे नजदीक का ग्रह, ठीक है, नजदीक का ग्रह, सर्वाधिक तापांतरण यानी
यहाँ जो दिन होता है, दिन जो होता है काफी ज्यादा गर्मीला और रात काफी ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य के पास है। तो सूर्य जब दिन में निकलता है तो काफी ज्यादा वहां जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती है, उससे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जब सूर्य अस्त होता है यानी रात होती है तो सूर्य बहुत दूर चले जाता है तो ठंडी हो जाती है, ठीक है, ठंड हो जाता है। तो सर्वाधिक तापांतरण कहाँ पर? बुध ग्रह पर ही होता है, ठीक है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। तो उपग्रह तो इसके पास भी नहीं है, उपग्रह आपका इसके पास भी नहीं होगा, ठीक है, उपग्रह शुक्र के पास भी नहीं है। उसके अलावा पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर या सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चलिए आगे, मंगल, मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ही, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही कौन सा? क्षुद्र ग्रह आपका है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है। चलिए उसके अलावा आपका लाल रंग लोहा ऑक्साइड की वजह से होता है। और उसके अलावा जो मंगल है, क्या बता रहे थे, हाँ, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है, दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। कौन कौन है? एक है आपका फोबोस, एक कौन सा है? एक फोबोस है, और दूसरा कौन सा है? डिमोस आपका दूसरा उपग्रह है। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? बुध। कौन सा? बुध। सबसे नजदीक कौन सा दिखा? बुध आपको दिखा। सबसे दूर कौन सा दिखा? वरुण। तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा सही है ये बताना है। बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 130। खरीफ फसलें सर्दियों में बोई जाती है, बिल्कुल सही है। खरीफ फसल की बुआई सर्दियों में होती है, बिल्कुल सही है। और रबी की जो फसल है इसकी ग्रीष्मकालीन में होती है, ग्रीष्मकाल में होती है। ये सॉरी उल्टा, रबी खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं, दिमाग में उल्टा चल रहा है, ठीक है। खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं, और रबी को शरदकालीन फसल बोलते हैं, यानी कि शीतकालीन फसल बोला जाता है। इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। और गेहूं रबी की फसल है, बिल्कुल गलत है, गेहूं रबी की नहीं, गेहूं आपकी किस, ये क्या हो गया है, गेहूं जो है ये रबी की ही फसल है, गेहूं रबी की ही फसल है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बाकी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, ये सब आपका कौन सा हो जाएगा? खरीफ की फसल हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, ठीक है। कौन कौन सा है? धान है, धान, ज्वार, धान, ज्वार, बाजरा, बाजरा, मक्का, उड़द, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, ये सब आपका क्या होगा? ये सब आपका खरीफ का फसल हो जाएगा। कौन सा? खरीफ का फसल। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया कि गेहूं जो है ये रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, रबी की अक्टूबर नवंबर में और खरीफ की जून जुलाई में बुआई होती है। खरीफ की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 132, संसार के कुल पशुधन गाय की और बैल की का कितना प्रतिशत भाग है? भारत में कितना प्रतिशत है? 30 है, 20 है, 25 है, कितना प्रतिशत भाग भारत में है? ठीक है, बताइए।
20%। कितना? 20% भाग हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 133, इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। इसके साथ प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती साहा है। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला कौन है? महिला आरती साहा। आरती साहा जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया है। ठीक है। अच्छा, विश्व की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया है? तो गटरूडे, गटरूडे है। ठीक है, गटरूडे है, लिख लीजिए, गटरूडे है, गटरूडे, गटरूडे। ठीक है, ये विश्व की प्रथम महिला है, विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया। आगे क्वेश्चन नंबर 134, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? ये बताना है। रूस, कनाडा, भारत, एक से अधिक कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। लिखाए थे ना शायद उस समय पिछले क्वेश्चन में, रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन है? अपना भारत है, और भारत के बाद 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे दूसरा बोल रहा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, और भारत का कितना? भारत का टोटल का 2.42% हिस्सा अपना आता है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? कनाडा दूसरे स्थान पे हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 135, थार का रेगिस्तान कहाँ है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। वैसे थार का रेगिस्तान, इसका कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताए थे गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? बताइए, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? ठीक है, उसके बाद आपका एक था डेथ वैली, कैलिफोर्निया का है। डेथ वैली कहाँ का है? कैलिफोर्निया का है, डेथ वैली, डेथ वैली। कल भी लिखाए हैं सारा मरुस्थल कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, रब अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, तकला मकान, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गिम्पसन, गिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन, गिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में ही है। ग्रेट विक्टोरिया भी कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? कालाहारी बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, कालाहारी बोत्सवाना में स्थित। क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, राजस्थान। आगे क्वेश्चन नंबर 136, अभ्रक जिसे कि मिका कहते हैं किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पिछले क्वेश्चन में बताए हैं अभ्रक सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश अकेले भारत का 72% अभ्रक का उत्पादन कर देता है। बिहार में भी पाया जाता है, लेकिन बिहार में जो है सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता है। बिहार के गया में पाया जाएगा, मुंगेर में पाया जाएगा और पटना में पाया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा सारा आपको लिखा ही दिए हैं। लोह अयस्क कहाँ पे है, तांबा कहाँ पे है, मैग्नीज कहाँ पे है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। बाकी कर्नाटक में सोना है, हीरा आपका पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश में, चांदी राजस्थान में, सीसा राजस्थान में, टीन छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्रोमाइट आपका उड़ीसा में, बॉक्साइट उड़ीसा में। ठीक है, चलिए तो ये सारा कुछ आपका हो गया। पायराइट्स बिहार में, पायराइट्स कहाँ पे? बिहार में, बिहार के रोहतास में पायराइट्स हो जाएगा। पायराइट्स बिहार के रोहतास में।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 137, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, ये बताना है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल, कपास, दाल, जूट, तिलहन। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। उसके बाद है चाय, रबर, तंबाकू, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 137। चलिए, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये वाणिज्यिक फसल है, ठीक है, वाणिज्यिक फसल है। चलिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? गुजरात में। आगे क्वेश्चन नंबर 138, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग, सिकड़ी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पुरानी गंग नहर है। कौन सी है? गंग नहर है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगी। ऑप्शन नंबर ए, गंग नहर सबसे पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? जल, तापीय, नाभिकीय, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस प्रकार का है? तो तापीय विद्युत जो है, तापीय विद्युत जो सबसे ज्यादा आप गुजरात में देखेंगे, तापीय विद्युत का आपका सबसे ज्यादा योगदान है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 140, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, हम 3 नदी बताए आपको, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम भारत से बाहर है। सिंधु है, सतलज, सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, जिसका उद्गम कहाँ है? भारत से बाहर है। तिब्बत के मानसरोवर के 3 अलग अलग बिंदु से है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है, लेकिन 3 अलग अलग बिंदु है, जिसमें ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये सनोख्योबाद हिमनद, ये सॉरी सनोख्योबाद हिमनद से सिंधु नदी, चेमयुंग डुंग हिमानी, कहाँ से? चेमयुंग डुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री, अगर कह दें गंगोत्री से गंगा निकलती है तो भी ठीक है। बाकी 2 धारा, एक भागीरथी है, एक भागीरथी है और दूसरा भिलंगाना है, भिलंगाना। इस 2 नदी के मिलने से कौन सा नाम पड़ता है? गंगा पड़ता है। दोनों कहाँ मिलती है? देव प्रयाग के पास दोनों मिलती है, तो इस धारा का नाम गंगा पड़ जाता है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? कई बार बता चुके हैं, गंगा नदी। और बहुत इजी क्वेश्चन भी है आपका, कौन सा? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525। कितनी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में कितना? बिहार में लिखाए हैं 445 किलोमीटर। सर्वाधिक पटना 99 किलोमीटर। तो आंसर क्या हुआ? बी इसका सही आंसर हो गया। इसकी कई सारी सहायक नदी है, जैसे यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी कब होता है? जब अधिकतम दूरी होता है ना, तो इस घटना को अपसौर बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और ये होता है 4 जुलाई को। क्या कब होता है? 4 जुलाई को होता है। जब दूरी कम होता है, जब दूरी कम होता है तो उस घटना को उपसौर बोला जाता है। क्या? उपसौर। और ऐसा 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। अपसौर और उपसौर रेखा को मिलाने वाली, काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एपिसाइड रेखा कहलाती है। ठीक है, एपिसाइड कहलाती है। तो आंसर क्या होगा? 4 जुलाई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। उपसौर, अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एपिसाइड रेखा। एपिसाइड रेखा कहलाती है। एपिसाइड रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 142, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए हैं, लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से। सुबह का तारा शुक्र, सांझ का तारा, सुबह का तारा शुक्र और सांझ का तारा भी कौन? शुक्र ही हो जाएगा। भोर या सांझ का तारा शुक्र ही होता है। ठीक है, इस सब के बारे में, ग्रह के बारे में आपका चर्चा हो चुका। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 143, अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। किससे? भूकंप से है। भूकंप तरंगें कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। पी यानी प्राथमिक तरंग, एस यानी सेकेंडरी तरंग, पी यानी प्राइमरी, एस यानी सेकेंडरी और एल यानी लब वेव होता है। लब वेव होता है, ठीक है। पी तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। और एल तरंग जिसे कि लव वेव या लव तरंग भी बोला जाता है। लव तरंग भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले कौन? पी। सबसे अंत में कौन? लव वेव। लिख लीजिए, ये भी लिखना है। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले पी तरंग आती है। और सबसे अंत में आता हुआ कौन महसूस होता है? एल तरंग सबसे अंत में आता हुआ महसूस होता है। सर्वाधिक क्षति, सर्वाधिक गति किसका होता है? तो सर्वाधिक गति पी तरंग का ही होता है। सबसे ज्यादा गति आपका पी तरंग का ही होता है। सबसे कम गति एल तरंग का ही होता है। तो भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र, यानी भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसका ऊपरी सिरा, ठीक है, जहां पे प्लेट टकराता है और ऊपर में भूकंप होता है, तो वो केंद्र आपका क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 144, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? किल नहर है, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला कौन सा है? तो स्वेज नहर है। कौन सा है? स्वेज नहर है। इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1869 में हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। मानव निर्मित सबसे व्यस्त व्यापारिक नगर कौन सा है? स्वेज नहर है। मानव निर्मित सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त व्यापारिक नगर, ये नहर कौन सा है? वो आपका स्वेज नहर ही है। कौन सा है? स्वेज नहर ही हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर और सबसे व्यस्त नहर, इसमें व्यापारिक शब्द जुट गया तो हो जाएगा स्वेज नहर। और डायरेक्ट पूछता कि सबसे व्यस्त नहर तो कौन होता? कील नहर। सबसे व्यस्त नहर, व्यस्त नहर कौन है? कील नहर है। कील नहर है। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सा है? तो ये है आपका स्वेज नहर, ठीक है। और मानव निर्मित सेकेंड व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त वो हो गया। और मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित दूसरा व्यस्त, व्यस्त नहर, दूसरा व्यस्त नहर। सबसे ज्यादा व्यस्त कील नहर, दूसरा व्यस्त स्वेज नहर, लेकिन सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नगर नहर स्वेज नहर, ठीक है। सबसे ज्यादा व्यस्त व्यापारिक नहर स्वेज नहर हो जाएगा। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। किसको किसको? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। आंसर 144 का सी सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 145, लिग्नाइट किसका प्रकार है? बताइए, लिग्नाइट किसका प्रकार है ये बताइए। चूना पत्थर, कोयला, तांबा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट किसका प्रकार है? ये सब कोयले के प्रकार है ना। एंथ्रासाइट आपको हम बताए हैं सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, ठीक है। बिटुमिनस को कोकिंग कोल बोलते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। और सबसे घटिया आपका पीट कोयला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 146, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 7 जून, 11 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाते हैं? 8 मई को दो डेट होता है। एक आपका प्रवासी पक्षी दिवस, एक कौन सा? प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस। और दूसरा आपका रेड क्रॉस, दूसरा कौन सा? रेड क्रॉस दिवस आपका कौन सा होगा? रेड क्रॉस डे कौन सा हो जाएगा? तो ये दोनों 8 मई को ही मनाया जाता है। 8 मई को ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, हाँ 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व
उपभोक्ता दिवस, ठीक है। उसके बाद आपका 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 8 मई प्रवासी पक्षी रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, बहुत सारा डेट है, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, 21 जून योग दिवस, 21 जून योग दिवस लिख लीजिए, 21 जून योग दिवस, योग दिवस, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। 5 जून पर्यावरण दिवस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। बांग्लादेश से भारत को कौन सा राज्य बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या कोई भी नहीं। आइए आते हैं मैप पर और आते हैं बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश जो कि भारत का ही पहले हिस्सा था और जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना, जिसमें इंदिरा गांधी का सबसे ज्यादा योगदान था इसको स्वतंत्र करवाने में। चलिए देखते हैं, बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है, सबसे लंबी। सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान, सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होता है, 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। आइए आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा किसके किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा, सबसे लंबी सीमा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा लगाता है। उसके बाद आइए, उसके बाद असम के साथ लगा, फिर मेघालय के साथ, फिर असम के साथ। यानी असम ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, 2 बार। कौन? असम। असम 2 बार सीमा साझा किया है, ठीक है। चलिए, और ये पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी सीमा। उसके बाद त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ये तीनों और, त्रिपुरा जो है तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जीरो लाइन किसके किसके बीच में है बताएं? जीरो लाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, तो कौन कौन सा राज्य देखे? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना? टोटल 5 राज्य सीमा लगाया था, ठीक है। चलिए, इधर म्यांमार है, 4 राज्य लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य। भूटान से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य। नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य, ठीक है। चलिए, आते क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पश्चिम बंगाल था, मेघालय था, मणिपुर था? नहीं, मणिपुर नहीं था। पश्चिम बंगाल था, फिर असम था, फिर मेघालय था, फिर त्रिपुरा था, फिर मिजोरम था, मणिपुर नहीं था। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 148। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? यूपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, एक से अधिक है, कौन सा हो जाएगा? गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। कहाँ? यूपी में। इसके साथ ही यूपी की बात करें तो गेहूं और आलू भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? यूपी में ही होता है। चावल की बात करें, पश्चिम बंगाल। चावल कहाँ? पश्चिम बंगाल। जूट कहाँ? पश्चिम बंगाल। जूट भी कहाँ? पश्चिम बंगाल। पंजाब की बात करें, प्रति हेक्टेयर गेहूं का और चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कहाँ पे? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। महाराष्ट्र की बात करें तो प्याज, ज्वार, ठीक है, और चीनी, इस सब के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। तिलहन की बात करें, तिलहन में राजस्थान, बाजरा में भी राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, मकई में कौन है? कर्नाटक, मकई में पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा दलहन की बात करें तो दलहन में मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। मसाला में कौन? मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हुआ? 148 का ए सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 149। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है, ठीक है। तो 149 का क्या हुआ? सी हुआ, जिसमें कि चावल के पेस्ट से कला की जाती है। 149 का क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 150। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बिहार, झारखंड, कहाँ पर स्थित है ये बताना है।
तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में स्थित है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। तो ये था आज के कॉमन पेपर सेट 12 ज्योग्राफी का डिस्कशन। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये सेट समाप्त होता है, डिस्कशन समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। रात हो चुकी है। ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं फिर।